हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक विशेष संख्या के बारे में जानने वाले हैं। और वो संख्या क्या है? तो वो है 0, 1 और ऋण 1। तो ये तीन ऐसे संख्याएं हैं जिनसे संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको 0 के बारे में बहुत सारा जानकारी पता हो, ऋण 1 के बारे में पता हो, 1 के बारे में पता हो, तो आप बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग 0, 1 और ऋण 1 के बारे में जानेंगे और यह जानेंगे कि 0, 1 और ऋण 1 से संबंधित किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं, उनको ये काम नहीं करना पड़ता। ये सब्सक्राइब करने वाला काम केवल एक ही बार करना है। ठीक है, साथ ही साथ एक और, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए देखो मोबाइल में जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर मुझे मैसेज, नाम और पता लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस 0 की विशेषता के बारे में। यानी 0 किस प्रकार की संख्या है, बाकी संख्याओं से अलग क्यों है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला बिंदु देखें तो सबसे पहले देखते हैं 0 की खोज किसने की। तो 0 की खोज हमारे भारत देश के महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने की है। ठीक है, तो ये जो आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने 0 की खोज की, वो एक गणितज्ञ थे और क्या थे, खगोल शास्त्री। तो दोनों याद रखना, क्या थे आर्यभट्ट जी, एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक, खगोल शास्त्री हम उसे कहते हैं जो लोग ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाशीय पिंड, इनके बारे में शोध करते हैं और हमको जानकारी देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0 की खोज किसने की। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। तो मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के शुरुआती में ही बताया था, हम भारतीय संख्या पद्धति के सब संख्याओं को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, 1 से अगर शुरू करें, 1, 2, 3, इस तरह अनंत तक, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, संख, जितने भी संख्या है धनात्मक, कहां से शुरू होकर, 1 से अनंत तक, तो ये कहलाते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या। अगर हम जो गिनती है उसकी शुरुआत ये 0 से करें, तब 0 और ये जितने भी संख्याएं जिन्हें हम अभी प्राकृत संख्या बोले हैं, तो ये सभी मिलाकर हो जाएंगे पूर्ण संख्या। क्या संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, तो 0 से अगर शुरू करते हैं गिनना, 0, 1, 2, 3, 4, तब ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जितना भी संख्या है धनात्मक संख्या, सब क्या है, पूर्ण संख्या। अगर 1 से गिनना शुरू करते हैं तब वो प्राकृत संख्या है। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं ना, भाई किसी भी वस्तु को गिनना है तो 1 से तो शुरू करते हैं, 0 से नहीं शुरू करते। तो 1 से गिनना शुरू करते हैं तब प्राकृत संख्या है, और 0 से शुरू करेंगे तो पूर्ण संख्या। यानी कि यहां समझ लो, जितना भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या भी है, और 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या इसको नहीं कह सकते। तो ये अंतर को जानते हो। और यहाँ इधर देखो, 0 से लेकर इधर छोटा होता जाएगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये भी अनंत तक चलेगा। तो ये संख्या यानी कि जितना भी ऋणात्मक है वो, धनात्मक है वो, और 0 सभी कहलाता है पूर्णांक संख्या। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। समझ आ गया। तो जितने भी ऋणात्मक यानी कि किसी संख्या के सामने ऋण लगा है तो, या 0 है, या कोई भी धनात्मक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, तो वो सभी संख्याओं का समूह को क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या।
ठीक, तो ये हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। यहाँ क्या लिखा है देखो, तो दूसरे पॉइंट पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। देखो मैंने बताया यही से शुरू होता है, शून्य से पूर्ण संख्या। तो जहां से शुरू होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। तो शून्य से पूर्ण संख्या शुरू होता है, तो शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या पूछता सबसे छोटी, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है, जीरो है। ये अलग से याद रखना, ठीक है, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्लियर। अब देखें आगे, शून्य धनात्मक पूर्णांक संख्याओं एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के बीच का कड़ी होता है। कड़ी यानी बीच वाला, कड़ी का मतलब बीच का, जो दोनों को जोड़ता है। तो मैंने देखो अभी बताया, ये जितने भी प्राकृत संख्या है ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गए, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गए। तो देखो ऋणात्मक संख्या भी इधर अनंत तक लिख सकते हैं और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को भी इधर अनंत तक लिख सकते हैं। तो बीच में ये जो जीरो है वो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितने इधर भी अनंत तक धनात्मक, इधर भी अनंत तक ऋणात्मक, तो बीच में कौन है, जीरो। तो जो बीच में होता है दोनों को जोड़ने का काम करे, उसी को बोलते हैं कड़ी। तो ये शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के बीच की कड़ी है। ठीक, तो शून्य के बारे में ये विशेषता भी आप लोगों को याद रखना है। आगे देखें चौथा में क्या लिखा है, एक का पूर्ववर्ती संख्या शून्य है। जैसे मैं कहूं 9 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती यानी क्या होता है, मैं ये पहले के वीडियो में बता चुका हूं। पूर्ववर्ती यानी होता है पहले का, पहले का। तो भाई 9 के पहले क्या आता है, 8। अब ये 8 कैसे मिलता है, तो 9 में देखो 1 घटाओ तो 8 मिलता है। यानी किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या जानना रहता है तो हमको उसमें 1 घटाकर देखना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह मान लो 1 लिखा है, अब 1 के पहले कौन सा संख्या आता है यानी पूर्ववर्ती संख्या कौन है, तो क्या करेंगे, इसमें भी नियम के अनुसार 1 घटाएंगे। तो 1 में 1 घटाने पर क्या मिला, 0। तो क्या पता चला, तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, शून्य है। क्लियर, ये भी जान गए शून्य की विशेषता। अब देखें पांचवा पॉइंट, शून्य ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। ये भी याद रखना। देखो जब सम संख्या की विशेषता बताया जाता है तो एक चीज बोला जाता है कि जिसके इकाई में, कहां पर, इकाई में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8, तो वह संख्या सम होता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कब, इकाई में, यानी कि अगर 0 अकेला है तब हम इसको सम नहीं कहेंगे। अगर मान लो कोई भी संख्या इस तरह है, ठीक, तो यहाँ इकाई में देखो 0 है। अगर 2 अंक का है या 2 से अधिक अंकों की संख्या है, उस स्थिति में अगर इकाई में 0 है तब उसका सम या विषम निर्धारण करते समय हमको इस नियम का प्रयोग करना है। बाकी 0 अगर अकेला है तो समझ जाओ वो ना तो सम है ना ही विषम है। अब समझने के लिए और क्या करें, जैसे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को ही 2 भागों में बांटा गया है, सम प्राकृत और एक होता है दूसरा भाग विषम प्राकृत। याद रखना सम विषम जो संख्या है ना वो प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में अभी मैंने बताया 0 है ही नहीं है, वो 1 से लेकर शुरू होकर अनंत तक 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या आएगा, वहां पर तो इकाई में 0 आएगा, लेकिन अकेला 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो जब जितने भी सम संख्या है, विषम संख्या है, वो क्या है जी, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में अकेला 0 नहीं होता, पूर्ण संख्या में होता। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 0 ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या। क्लियर।
अगला टॉपिक है, किसी संख्या के दायां यानी कि पीछे एक शून्य लगा देने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, जबकि बायां यानी कि आगे लगा देने पर अपरिवर्तित रहता है। समझते हैं उदाहरण, जैसे छोटा सा उदाहरण लेने, ये 5 एक संख्या है, अभी इसका मान क्या है 5 है। अब इसके बगल में देखिए ये दायां है, दायां यानी पीछे, इधर को आगे कहेंगे तो पीछे तरफ देखो मैंने इसका शून्य लगा दिया। अब ये कितना पढ़ेंगे इसको 50, तो 10 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो 5 का 10 गुना माने 10 से गुना, तो 10 पंछी 50, तो 50 बन गया, ये भी 50 बना। तो जैसे ही मैंने ये 5 जो कि एक संख्या है, इसके दाएं हाथ तरफ यानी पीछे एक शून्य लगाया तो इसका मान 10 गुना बढ़ गया। तो ये शून्य की विशेषता है। किसी भी संख्या, ये देखो 112, अब 112 बगल में अगर एक जीरो लगा दे तो देखो 112 और 10 गुना क्या होता है 1120 से 1120, तो इसका 10 गुना हो गया। तो यही है कि किस शून्य की ये विशेषता है कि किसी भी संख्या के दाएं हाथ तरफ अगर एक शून्य लग जाए तो उस संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। 2 शून्य लगा देने से 5 से लेकर 500 हो गया, 100 गुना बढ़ गया। 3 शून्य लगा देने से 1000 गुना बढ़ गया। ठीक, तो ये है शून्य की विशेषता। किसी भी संख्या के दाएं हाथ तरफ लगने पर एक शून्य लगे तो 10 गुना, और 2 शून्य लगेंगे तो 100 गुना, 3 लगे तो 1000 गुना, इसी तरह और आगे सोच सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही शून्य सामने लगे यानी बाएं हाथ तरफ लगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। देखो इसको 5 ही पढ़ेंगे, चाहे सामने में कितना भी शून्य लिखा है, बाएं हाथ तरफ यानी पहले कितना भी जीरो लिखा रहे, इस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये भी 5 है और यह भी 5 ही लिखा है। क्लियर? तो ये भी शून्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये चीज जानते रहोगे तब आगे दशमलव वाली संख्या यानी गणित के हर जगह काम आता है दुनिया कि दाएं हाथ तरफ शून्य लगाने से क्या अर्थ होता है और बाएं हाथ तरफ शून्य लगाने से क्या होता है। इस नियम को ध्यान रखना गणित में बहुत ही जरूरी है, समझ में। तो चलिए, ये भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अभी जितना भी मैंने ये 6 बिंदु बताया, इससे संबंधित देखिए आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न के हिसाब से उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए अब जानते हैं शून्य के साथ संक्रियाएं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, गणित में कुल 4 ही संक्रिया होता है और बाकी जितने भी संक्रिया होते हैं ना, सब वो 4 ही संक्रिया से बने होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, कुल कितने संक्रिया होते हैं 4। कौन कौन सा? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये बस 4 ही संक्रिया होता है। और बाकी जितना भी उधर पढ़ते हैं ना, चाहे घातांक हो या कुछ भी कहें, तो वो सब इसी से बना रहता है, भिन्न कहें, घातांक कहें। ठीक, तो कुल 4 संक्रिया होते हैं, ये चीज दिमाग में याद रखना। गणित में कुल कितने संक्रिया? 4। कौन कौन सा? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो ये शून्य के साथ किसी संख्या को जोड़ते समय या घटाते समय, गुणा करते समय, भाग करते समय क्या क्या चीज होता है, ये हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जोड़ना संक्रिया के बारे में। ये जोड़ना संक्रिया के लिए चिन्ह है और इस चिन्ह का नाम क्या है? धन, इंग्लिश में प्लस बोलते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है, किसी भी संख्या में या शून्य के साथ संख्या जोड़ने पर वह संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे मान लो किसी भी संख्या में बोला तो संख्या लिख दो, इसमें शून्य जोड़ो तो हमको क्या प्राप्त होता है? वह संख्या ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो देखो जो संख्या लिखे थे वही प्राप्त होता। अगर कहा गया है कि शून्य के साथ संख्या जोड़ने पर, ये है शून्य, शून्य के साथ मान लो एक मैंने संख्या लिख दी, अच्छा है, तो भी मुझे क्या मिला? वही संख्या मिला जिसे मैंने शून्य के साथ जोड़ा।
समझ आ गया। तो किसी भी संख्या में शून्य को जोड़े या शून्य में किसी संख्या को जोड़े, तो जिस संख्या को जोड़ रहे हैं वही हमें योगफल के रूप में कहें या परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर हो गया जोड़ने वाला संक्रिया। आगे देखिए घटाना। अब चलिए ये घटाना संक्रिया के बारे में जानेंगे। तो घटाना के लिए ये चिन्ह है, इसका नाम है ऋण और इंग्लिश में बोलते हैं माइनस। देखिए किसी भी संख्या में से शून्य घटाने पर या शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर वह संख्या प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। तो इस यहां पर थोड़ा सा अलग रहता है, वही संख्या प्राप्त नहीं होता, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है हर समझते हैं। देखो मान लो मैंने ये संख्या लिखा 5, इसमें से शून्य घटाया, यानी कि संख्या में से जब मैं शून्य घटाता हूं तो मैं जिस संख्या में से शून्य घटा रहा हूं वही संख्या मिलती है। ध्यान देना बच्चों, यहां मैं लिखा हूं उससे थोड़ा सा अलग होता है, यानी किसी संख्या में से अगर शून्य घटाऊं तो वही संख्या मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शून्य में से कोई संख्या घटा, तो मान लो धनात्मक संख्या घटा रहा हूं, यानी 5 घटा रहा हूं। क्या घटा रहा हूं 5, ये तो मैंने घटाने के लिए लिखा। तब की स्थिति में मुझे क्या मिल रहा है उत्तर ऋण 5 मिल रहा है। मैंने तो घटाया 5, शून्य में से क्या घटाया 5, क्योंकि याद रखना ये घटाने के लिए मैंने ऋण चिन्ह लिखा। तो मैंने शून्य में से जब 5 संख्या घटाया तो उत्तर क्या मिला ऋण 5। कैसे समझेंगे, देखो शून्य धन है, यानी कि आपके पास धन 0 है, कुछ नहीं है, और ये हो गया आपका 5 रुपया उधारी। तो कितना बचा जी 5 रुपया उधारी, तो बचा रहेगा ना भाई, आपके पास तो पैसा ही नहीं है। अब 5 रुपये का आप उधार कर लिए तो 5 रुपये उधारी बचेगा। तो हमने वास्तव में यहाँ घटाया क्या, शून्य में से 5 घटाना चाह रहे थे, तो उत्तर क्या मिला ऋण 5 मिला। ठीक, अब इसी के जगह मैं ऋण 5 घटाना चाहूँ, तो देखो ऋण 5 ये है। अब ऋण 5 किसमें से घटाना है मुझे शून्य से, तो घटाने के लिए अलग से चिन्ह लगाना पड़ता है। बस इसी चीज को समझना है। घटाने वाली संक्रिया इसीलिए थोड़ा सा कठिन होता है। तो जब मैं शून्य में से ऋण 5 घटाऊंगा तो फिर अलग से घटाने के लिए चिन्ह अलग देना पड़ेगा मुझे। ये तो ऋण 5 को मुझे घटाना है, और घटाने के लिए ऋण का चिन्ह अलग लगाना पड़ेगा। तो जब ये ऋण का चिन्ह हो ना संख्या, तो उसको कोष्टक में लिखते हैं, और घटाने के लिए ये चिन्ह मैंने डाला। तो बाहर ऋण चिन्ह हो कोष्टक के और अंदर भी, तो ये हो जाता है दोनों खुलने पर ऋण और ऋण का गुणा होके धन। अब ये क्या बन गया देखो शून्य धन 5, तो उत्तर क्या मिलेगा 5, यानी 5 में शून्य जोड़ो तो क्या मिलेगा 5। तो इस तरह हमने जाना क्या कि शून्य में अगर धनात्मक संख्या घटा रहे हैं तो उत्तर ऋणात्मक संख्या मिलता है। अगर ऋणात्मक संख्या घटा रहे हैं तो वही संख्या मिलेगा, लेकिन ऋणात्मक से धनात्मक के रूप में मिलता है। बस इस नियम को आपको याद रखना है। ये आगे जब आप लोग 6वीं 7वीं पढ़ोगे ना, तो वहां ये चीज समझ में आता है। 5वीं तक इस तरह का गणित नहीं होता। ठीक, ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं का गुणा किस तरह होता है, ये हम 6वीं से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि शून्य में अगर ऋणात्मक संख्या को घटाएं, ये ऋणात्मक संख्या को घटा रहे हैं तो धनात्मक संख्या मिलता है, वही धनात्मक संख्या। जो ऋणात्मक था धनात्मक बन जाता है, अगर धनात्मक को घटाते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। ये हो गया शून्य के साथ घटाना से संबंधित महत्वपूर्ण बात। चलिए अब गुणा देखते हैं। देखिए लिखा है गुणा, ये गुणा का चिन्ह है। किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा करने पर या शून्य के साथ संख्या का गुणा करने, दोनों अलग अलग बात है। जैसे मैं कहूँ 3 गुणित 0, तो यहाँ मैंने संख्या के साथ शून्य का गुणा किया। अगर लिख दो 3 गुणित 5, तो ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो यहाँ मैंने शून्य के साथ संख्या का गुणा किया। ठीक, तो दोनों में अंतर है। तो दोनों में से चाहे कोई भी कंडीशन रहे, संख्या के साथ शून्य का गुणा करोगे तो भी शून्य मिलेगा, और शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा करोगे तो भी शून्य ही मिलता है। क्योंकि गुणा और धन में कौन सा नियम लागू होता है जी, क्रम विनिमय। क्रम
विनिमय का नियम लागू होता है। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है? क्रम यानी कि एक कोई भी चीज या कोई भी संख्या निश्चित क्रम में होता है। तो विनिमय माने अदला बदली, यानी कि देखो 3 गुणित 0 करें या 0 गुणित 3 करें, तो यहाँ जो क्रम है ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यही तो क्रम है, पहले बाद में। तो पहले वाले को बाद में कर दे और बाद वाले को पहले कर दे, स्थान चेंज कर दे। विनिमय माने अदला बदली। तो स्थानों का अदला बदली कर देने पर भी ये गुणा में मान में परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह जोड़ में भी होता है, जैसे 3 5 को जोड़े या 5 3 को जोड़े। तो देखो हमने 3 पहले लिखा है, इसमें 5 बाद में, इसमें उल्टा कर दिए, 5 पहले कर दिए 3 बाद में, क्रम को विनिमय कर दिए, अदला बदली कर दिए, तो भी इसके मान में अंतर नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो जोड़ से ही क्या बना है? गुणा बना है। तो गुणा और जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, ऋण और भाग में नहीं होता। ठीक, इसीलिए तो यहाँ घटाने पर से इसके जैसा वही संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋण वाला को घटा रहे तो धन मिल रहा है, धन वाला को घटा रहे तो ऋण मिल रहा है। ठीक, तो ये है शून्य, यानी कि शून्य के साथ चाहे किसी संख्या का गुणा करो या किसी संख्या के साथ शून्य का गुणा करो, शून्य ही प्राप्त होता है। ये हो गया गुणा। चलिए अब जानते हैं भाग संक्रिया के बारे में। चलिए अब जानते हैं शून्य के साथ किसी संख्या का भाग करने पर क्या होता है, या कहें किसी संख्या को शून्य से भाग करें तो भागफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है शून्य के साथ भाग, ये भाग का चिन्ह है। तो भाग संक्रिया किस किस तरह से होता है? पहला बिंदु, शून्य को किसी संख्या से भाग करने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे ये शून्य है, अब इस शून्य को हमको 5 से भाग करना है, तो 5 से भाग करेंगे तो इस तरह लिखेंगे ना, पहले जो लिखा जाता है भाज्य होता है, ये भाजक भाज्यंतर लिखेंगे। तो इस तरह देखो कैसे हल करेंगे, ये शून्य भाज्य है, अब 5 भाजक है, तो 5 शून्य शून्य हो गया। क्या उत्तर मिला? शेषफल 0 आ गया ना। क्या उत्तर मिला? भागफल शून्य। यानी जब हम शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं तब तो उत्तर शून्य मिलता है, यानी कि भागफल शून्य मिलता है। अब जस्ट इसका उल्टा करके देखिए, किसी संख्या को शून्य से भाग करें, यानी कि ये एक संख्या है और इसको हमको शून्य से भाग करना है। कैसे लिखेंगे? 5 भाज्य है, अंदर आए शून्य। अब आप शून्य का कितना भी पार पहाड़ा पढ़ लो, यहाँ चाहे लाखों बार पढ़ो, हजारों बार पढ़ो, शून्य ही आएगा। यानी कि शेषफल क्या? 5 बचा ही रहेगा। हम उसको कभी पूर्णतः विभाजित कर ही नहीं सकते, और इस स्थिति में उसे क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। यानी कि कोई भी संख्या शून्य से भाग करने पर अपरिभाषित होता है, या कहें जो भागफल है वो अनंत होता है। और इसे ये जो चिन्ह है, इस तरह का चिन्ह, इसी से अपरिभाषित का चिन्ह है, इसी चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो याद क्या रखना है? जब भी हम किसी संख्या को शून्य से भाग करना चाहे तो उसका भागफल अपरिभाषित होता है, ये याद रखें, या कहें अनंत होता है, और ये उसका चिन्ह है। ठीक, तो ये 2 शब्द भी याद रखने हैं और ये चिन्ह भी याद रखना है कि कभी भी किसी संख्या को शून्य से भाग करें तो ये चीज होता है। तो ये तथ्य आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न, तथ्यात्मक जो प्रश्न है शून्य से संबंधित, अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया शून्य के साथ भाग संक्रिया कहें या किसी संख्या के साथ शून्य के साथ क्रिया। अब आगे आप लोगों के लिए देखिए एक और मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा। प्रश्न को वीडियो पॉज करके पढ़िए और कौन सा ऑप्शन सही है उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं अब एक संख्या के बारे में। तो एक की विशेषता क्या क्या है देखो। पहला बिंदु, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। मैंने बताया था प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से। तो जहां से शुरू होता है वो सबसे छोटा संख्या। दूसरा देखें, सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या
एक है। विषम संख्या का भी शुरुआत 1, 3, 5 इस तरह होता है ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या भी एक है। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। तो कोई भी संख्या के अगर दो गुणनखंड है कम से कम तो क्या है वो अभाज्य है। सॉरी, अगर दो गुणनखंड है तो अभाज्य है, और दो से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या। लेकिन एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो बाकी संख्या से अलग बन। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती यानी उत्तरवर्ती संख्या, जैसे 2 में मैं एक जोड़ दूं क्या मिला 3, और 3 क्या है 2 के परवर्ती यानी बाद में आने वाला संख्या है। तो एक जोड़ने पर परवर्ती और एक घटाने पर देखो पूर्ववर्ती। 2 के पहले क्या आता है 1, तो 2 में 1 घटाए तो 1 मिला। तो किसी संख्या में एक जोड़े तो परवर्ती यानी उत्तरवर्ती, जिसके लिए एक शब्द भी आता है, उत्तरवर्ती संख्या मिलता है, और एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलता है। किसी भी संख्या में एक का गुणा करने पर वह संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 5 एक संख्या है, एक का गुणा करें 5 एक 5, एक के साथ किसी संख्या का गुणा करें तो दोनों में अंतर है ना। 5 के साथ किसी संख्या का गुणा करें या एक के साथ किसी संख्या का गुणा करें, तो भी देखो जिस संख्या का एक के साथ गुणा कर रहे हैं वही संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? आगे देखें, किसी भी संख्या को एक से भाग देने पर वह संख्या ही प्राप्त होती है। ये देखो 12 एक संख्या है, एक से भाग कर रहे हैं, कितना है भागफल, वो संख्या जिसे हमने एक से भाग किया। अब जानते हैं अगर एक को किसी संख्या से भाग दें तो क्या प्राप्त होता है। देखिए एक हो गया, एक संख्या, इसको हम मान लीजिए 10 से भाग दे रहे हैं, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। किस तरह लिखते हैं जी 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि एक को 10 बराबर भाग में बांटना है, और इसी को और क्या बोलते हैं 1 का 10वां हिस्सा। 1 का 10वां हिस्सा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक को हम जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या का वह हिस्सा प्राप्त होता है। यानी कि एक को 12 से भाग देने पर ये 12वां हिस्सा, क्या 1 का 12वां हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह एक को अगर 100 से भाग करें तो क्या होगा 1 का 100वां हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये है एक को अगर किसी संख्या से भाग दे तो भागफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो एक से भाग देने और एक को भाग करने में अलग अलग संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, एक से भाग दे तो वही संख्या प्राप्त होता है जिसको एक से भाग कर रहे हैं, और अगर एक को किसी संख्या से भाग करें तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसका वहां हिस्सा प्राप्त होता है। 12 से भाग करें तो 12वां हिस्सा, 100 से भाग करें तो 100वां हिस्सा। तो ये वहां हिस्सा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक की विशेषता के बाद अब अंत में जानते हैं ऋण एक की विशेषता क्या होता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं ऋण एक की विशेषता। देखिए ऋण एक पूर्णांक संख्या है। क्या संख्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं है। हम ऋण एक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, न ही प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। तो क्या संख्या है? पूर्णांक संख्या। ये बात याद रखना। अगला पॉइंट देखें, ऋण एक शून्य का पूर्ववर्ती संख्या है और ऋण 2 का परवर्ती है। देखो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? एक कम। तो शून्य में अगर ऋण 1 करें यानी शून्य में 1 घटाएं तो क्या मिलेगा? ऋण 1 मिला। इसका मतलब क्या हुआ है? शून्य का पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाला संख्या है। कौन? ऋण। संख्या रेखा लिखते हैं किस तरह लिखते हैं? 0 1 2 3 इस तरह अनंत तक, इधर ऋण 1 फिर ऋण 2 फिर ऋण 3 इस तरह अनंत तक जाता है। तो देखो शून्य का परवर्ती तो 1 है, 1 का पूर्ववर्ती 0 है, उसी तरह शून्य का पूर्ववर्ती ऋण 1 है, ऋण 1 का परवर्ती कहे तो 0 है।
क्लियर? इस तरह लिखकर अच्छे से पता चलता है। पूर्ववर्ती यानी कि एक कम यानी एक घटाना है, तब मिलता है परवर्ती कहें या उत्तरवर्ती कहें, वो एक जोड़ने पर मिलता है। तो इस तरह हमने क्या जाना, ये जो ऋण एक है वो शून्य का पूर्ववर्ती संख्या है, ठीक। और ऋण 2 का परवर्ती, देखो ऋण 2 के बाद इधर, तो ऋण 2 में देखो एक जोड़ना है, तो क्या मिला, ऋण 1 मिला ना। तो ऋण 2 का परवर्ती यानी उत्तरवर्ती संख्या है, बाद में आने वाली संख्या है, ऋण 2 से बड़ा संख्या भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया ऋण 1 के बारे में एक और विशेषता। अगला देखिए, किसी धनात्मक प्राकृत संख्या में ऋण 1 जोड़ने पर संख्या का पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले वाली संख्या मिलता है, तथा घटाने पर परवर्ती जिसे उत्तरवर्ती भी कहते हैं संख्या प्राप्त होता है, और घटाने पर इसके उल्टा यानी विपरीत होता है, ठीक। कैसे, देखो क्या लिखा है, किसी धनात्मक संख्या, तो कोई भी कुछ धनात्मक प्राकृत संख्या लिख लिए, ऋण 1 जोड़े, तो जोड़ना है, कितना जोड़ना है, ऋण 1। और मैंने पीछे बताया है कि ऋण 1 को जोड़ते या घटाते समय, किसको, ऋणात्मक संख्या को, चाहे वो ऋण 1 हो या कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, किसी भी संख्या के साथ जोड़ते या घटाते समय पहले उसको कोष्टक में लिखना है। अब जोड़ रहे हैं तो बीच में जोड़ का चिन्ह है, अब ये चिन्हों का गुणा करने के बाद हल करना रहता है, क्योंकि हम जानते हैं बोडमास का नियम कि अगर कोष्टक दिया हो तो कोष्टक पहले हल होता है, बाद में उसके बाहर जो भी चिन्ह दिए रहेंगे वो हल किया जाता है, ठीक। तो देखिए कोष्टक पहले हल करेंगे, तो देखो धन कोष्टक के बाहर है, अंदर में ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा होता है ना, तो ये बन जाता है क्या, धन ऋण का गुणा ऋण। तो इस तरह 12 और धन और ऋण का गुणा ऋण, क्या आ गया 1, तो क्या मिला 12 में 1 क्या हो गया 11। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी, देखो ये धनात्मक संख्या के साथ जब हम ऋण 1 को जोड़ रहे हैं तो 12 का पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला संख्या प्राप्त हुआ ना। यही चीज लिखा है कि किसी धनात्मक प्राकृत संख्या में ऋण 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर तो परवर्ती मिलता है, लेकिन ऋण 1 जोड़ोगे तो पूर्ववर्ती संख्या मिलता है, और ऋण 1 घटाएंगे तो परवर्ती। कैसे, देखो इसी 12 में ऋण 1 घटाना है, तो घटाना है कह रहा है, माने 12 और ऋण 1 के बीच में ऋण आएगा। अब इसको हल करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, ऋण गुणित ऋण बराबर होता है धन, तो ये धन बढ़ गया, इसका गुणा हुआ तो अब 1 उतारे, कोष्टक हट गया। अब देखो 12 1 13, तो 12 का ये क्या है, परवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती संख्या है, ठीक। तो क्या मिला, तो किसी भी धनात्मक संख्या में, धनात्मक पूर्णांक संख्या में ऋण 1 घटाते हैं तो उस संख्या का परवर्ती यानी आगे की संख्या प्राप्त होता है। और घटाने पर क्या होता है, मैंने कहा ना चारों संक्रिया को जानना जरूरी है, पहले जोड़ने पर बताया, घटाने पर उल्टा। तो घटाने पर देखो धनात्मक के साथ घटा रहे हैं तो परवर्ती मिल रहा है, देखो घटाने पर क्या मिल रहा है, परवर्ती यानी उत्तरवर्ती मिल रहा है, और जोड़ने पर देखिए, तो जोड़ने पर अगर करेंगे तो वही पूर्ववर्ती मिल जाएगा, ये 12 में 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के साथ ऋण 1 को जोड़ने या घटाने पर इस तरह पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होता है। ये समझ में आ गया। अब देखें ये पॉइंट क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक के साथ ऋण 1 का गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक व ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। अब ऐसे में तो समझ नहीं आया, इसको लिख कर बताता हूं। देखो किसी धनात्मक पूर्णांक, तो ये है धनात्मक पूर्णांक, जिस संख्या के सामने ऋण चिन्ह नहीं लिखा है उसको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी जितने भी प्राकृत संख्या है ना सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक के साथ ऋण 1 का गुणा करें तो क्या प्राप्त होता है, लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो 12 एकम 12, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो संख्या का गुणा किए तो 12 एकम 12, और धन और ऋण का गुणा होता है तो क्या बताए हैं
ऋण हो जाता है। तो देखो जब धनात्मक संख्या का धनात्मक पूर्णांक संख्या का ऋण 1 से गुणा करते हैं तब वही जो संख्या है धनात्मक संख्या उसी का ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। 12 है तो 12 का ऋणात्मक मिला। मान लो लिखा है 100 गुणित ऋण 1, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 100। समझ आ गया। तो कभी भी ऋण 1 का गुणा किसी धनात्मक पूर्णांक के साथ करें तो वही संख्या आएगा, लेकिन वो ऋणात्मक पूर्णांक में बदल जाता है। क्लियर। अब देखें आगे क्या लिखा है, ऋणात्मक पूर्णांक के साथ करें। तो देखो ऋणात्मक पूर्णांक ये मान लो 10 ऋण है और इसके साथ गुणा ऋण 1 का करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 एकम 10। अब ये ऋण चिन्ह का गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है अभी बताया हूं, धन। तो ये क्या बन गया, धन। और किसी संख्या के सामने धनात्मक हो तो उसके सामने धन चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है धनात्मक संख्या। क्लियर। ये चीज भी हमेशा याद रखो, किसी संख्या के सामने कुछ चिन्ह नहीं है, वो धनात्मक संख्या होता है। और ऋणात्मक संख्या के सामने इस तरह से, अगर ये 31 ऋणात्मक संख्या है तो मुझे इसके सामने ऋण चिन्ह लिखना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि जो 31 है वो ऋणात्मक संख्या है। क्लियर। तो इस तरह ये सब चीज जान लिए। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ऋण 1 का ऋण 1 से गुणा करें तो क्या संख्या प्राप्त होता है। ठीक, देखिए ऋण 1 का ऋण 1 से गुणा करने पर मान लो ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 करते हैं। ठीक, एक प्रश्न 1 हो गया। उसके बाद ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 करते हैं, इसको हल करते हैं। तो अब देखो 1 का गुणा 1 से करोगे क्या होगा, 1 1 का 1, 1 1 का 1, यानी कि क्या हुआ, 1 का आप 1 से कितनों बार भी गुणा कर ले क्या उत्तर आता है, 1 आता है। अब चिन्हों का गुणा करना बाकी है, तो माइनस यानी ऋण और ऋण का गुणा हुआ, क्या हो गया, धन हो गया। ऋण और ऋण का गुणा होता है तो धन होता है, अभी बताया हूं। अब ये धन हो गया, अब ये ऋण, तो धन हो गया ये दोनों को गुणा करने पर। अब ये ऋण है तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। यानी कि दो अलग अलग चिन्हों का, इस तरह देखो धन ऋण का कहे या ऋण धन का कहे, कभी भी दोनों अलग अलग चिन्हों का गुणा करोगे तो हमेशा ऋण ही होता है। ये दिमाग में घुसा के रखें। कब दो अलग अलग चिन्ह है, लेकिन धन धन का ही गुणा करो या ऋण ऋण का ही गुणा करो तो वो हमेशा धन ही उत्तर आता है। ये चिन्हों के गुणा का नियम है, अलग अलग है तब ऋण ही आना तय है, लेकिन दोनों चिन्ह एक जैसा है, चाहे धन धन हो या ऋण, तो गुणा करोगे चिन्हों का तो धन ही होता है। यानी समान होने पर, समान चिन्ह होने पर धन, विपरीत चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह होने पर ऋण होता है। क्लियर। ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो देखो यहाँ पर हमने 1 को कितना बार लिखा है, 1 2 3, और 3 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो अगर हम ऋण 1 को विषम संख्या बार लिखकर गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा ऋण आएगा। मान लो ऋण 1 को 100 बार लिखें तो यहां देखना है हमको, पहली चीज मैंने बताया कि ऋण 1 का गुणा करो चाहे कितना बार भी करो, क्या आता है जी, एक एक कम ऐसे एक एक करते जाएंगे, 1 से गुणा तो 1 ही तो आएगा ना, तो 1 आना निश्चित हो गया। ऋण 1 का गुणा करते जाओगे चाहे हजार लाखों कितना बार भी करो, उसको कितना बार भी लिख के करो 1 ही आएगा। अब देखना रहता है कि इसके सामने चिन्ह ऋण चिन्ह आएगा कि धन चिन्ह आएगा या नहीं चिन्ह आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखना है कितना बार हमने उस ऋण 1 को लिखा है गुणा करते समय। तो देखो 100 बार का है, तो 100 क्या है, सम संख्या है। तो अगर सम संख्या बार ऋण 1 को लिख कर आपस में गुणा करें तब हमारा उत्तर 1 आएगा। यहीं पर अगर 99 बार 101 बार ऋण 1 को लिखने के बाद आपस में गुणा करें तो वो ऋण 1 उत्तर आता है। क्लियर। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर अक्सर गलती होता है कि 100 बार लिखा है, तो 100 बार लिखा है माने 100 उत्तर आएगा, 100 का 100 ऐसे दिमाग में आता है। ये नहीं कह रहा है,
ऋण 1 को 100 बार लिखना है और लिखने के बाद फिर आपस में गुणा करना है, तब वो 1 आएगा। लेकिन उसी ऋण 1 को 99 बार लिखने के लिए कहा जाए और फिर आपस में जुड़ा तो 99 बार ऋण 1 को लिखेंगे तो 99 बार में जोड़ा नहीं बनेगा। देखो जोड़ा बनता है तो वो ऋण और ऋण धन हो जाता है, गुणा तो वो +1 यानी कि केवल 1 हो जाता है। जैसे ही विषम बार आया तो 1 का जोड़ा नहीं बना, बाकी तो जोड़ा बन के धन हो गया। ये जोड़ा नहीं बना, इसके साथ गुणा होने पर फिर वो ऋण हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये ऋण 1 का ऋण 1 से गुणा किया जाता है। चलिए अब लास्ट में जानते हैं ऋण 1 का किसी संख्या से भाग होता है क्या। ये अब जानते हैं अगर किसी संख्या से ऋण 1 का भाग करें तो क्या हो, करके देखें। मान लीजिए ये हमारे पास 12 एक संख्या है, इसको मैंने ऋण 1 से भाग किया तो भिन्न में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 12 बटे ऋण 1 ऐसे लिखेंगे। भाग चिन्ह को बटे में लिख देते हैं तो बटे ऋण 1 को नीचे, तो ये हो जाएगा हमेशा ऋण 12। यानी कि ऋण 1 से भाग करने पर हम जिस संख्या को भाग कर रहे हैं ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है, तो वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या से भाग करें। मान लो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को भाग करें किससे, ऋण 1 से, तो कैसे लिखेंगे इसको ऋण 12 और बटे ऋण 1। तो ये ऋण ऋण आपस में हो जाता है कैंसिल, क्या बचा 12 बटे 1 और हर में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बन गया 12। यानी कि ऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या है उसको अगर ऋण 1 से भाग करें तो वह धनात्मक संख्या में बदल जाता है, और धनात्मक पूर्णांक संख्या को ऋण 1 से भाग करें तो वह संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में बदल जाता है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऋण 12। ठीक, तो ये है किसी संख्या को किसी संख्या को ऋण 1 से भाग करना। अब उल्टा करें, यानी कि ऋण 1 को मान लो हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो ये क्या कहलाएगा ऋण 1 बटे 12, भिन्न में लिखेंगे तो वही हो गया उस संख्या का ये क्या है 12वां हिस्सा, लेकिन ऋण 12वां हिस्सा, ऋण 12वां हिस्सा हो जाएगा। लेकिन मान लो इसी ऋण 1 को इसी ऋण 1 को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा उसका इस तरह, भिन्न में लिखेंगे ऋण कैंसिल, क्या बचा 1 बटे 12वां हिस्सा। यानी कि ऋण 1 को अगर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से भाग करें तो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसका धनात्मकवां हिस्सा हो जाता है, लेकिन धनात्मक संख्या से अगर देखो भाग कर रहे हैं तो ऋणात्मक संख्या बन जाएगा ये जो संख्या भाग कर रहे हैं और उतनावां हिस्सा उसका मिलता है भागफल। ठीक, तो इस प्रकार से ऋण 1 का जोड़ना घटाना गुणा भाग 4 संक्रिया हो गया और ऋण 1 की ये बहुत सारी विशेषता थी। तो ये आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। इन चीजों को आपको गणित के प्रश्नों को हल करते समय बहुत ध्यान रखना जरूरी है और इसी से संबंधित ही तथ्यात्मक प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में तो पूछे जाते ही हैं और अन्य आगे जितने भी आप लोग परीक्षा दिलाएंगे उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया हूँ तो कमेंट करना भूलना ही नहीं है। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर किया करें और पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत